नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने इसके पहले के लेक्चर में रूसो के बारे में बात की थी और उसके सामाजिक अनुबंध के विषय में हम बात कर रहे थे और हमने देखा था कि कैसे रूसो प्राकृतिक अवस्था की बजाय नागरिक समाज या जो समाज की जो कमियां हैं उनको उत्तरदायी मानता है, उनको एक कारक मानता है व्यक्ति के नैतिक पतन का। और जैसा कि हम सभी ने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे जब रूसो ये कहता है कि व्यक्ति को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की जो पवित्रता है, जो वह एक नोबल सैवेज की तरह है, एक पवित्र व्यक्ति की तरह है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वह प्योर है और एक शांतिपूर्ण सहयोग की अवस्था में रहता है, परोपकार की अवस्था में रहता है। उसके अंदर दो ही गुण हैं, आत्मलगाव और परोपकार। इन दो गुणों के आधार पर वह उस प्राकृतिक अवस्था में रहता है और इसके कारण जो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति का जो स्वभाव है, इस आत्मलगाव और परोपकार के कारण स्वाभाविक तौर पे वो प्राकृतिक अवस्था एक अच्छी अवस्था होती है, जिसमें कि मनुष्य सॉलिटरी होता है लेकिन वह अकेला होता है, नोबल सैवेज होता है, और लेकिन उसके साथ ही साथ वो समाज के साथ भी वह एक जुड़ाव में रहता है। वह एक पवित्र आत्मा की तरह है और उसमें अपने परोपकार की भावना के कारण वह एक समाज को एक बंधन में बांधता है, जो कि आज के वर्तमान समाज में नहीं दिखाई देता है या वर्तमान समाज में उसका नितांत अभाव दिखाई देता है। उस प्राकृतिक अवस्था से आज के नागरिक समाज की अवस्था की तुलना करें तो रूसो का यह मानना है कि वास्तव में उस प्राकृतिक अवस्था से इस नागरिक अवस्था तक आते आते, नागरिक समाज की अवस्था तक आते आते व्यक्ति का न सिर्फ वैयक्तिक और सामाजिक पतन हुआ है बल्कि इसका असर उसके नैतिक पतन पर भी हुआ है, क्योंकि जो वास्तव में व्यक्ति को जो नैतिक कर्ता बनाती है वो उसकी चुनाव करने की क्षमता है। द एबिलिटी टू चूज मेक्स हिम अ मोरल एजेंट। लेकिन वास्तव में जो समाज है, जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें वो उसके चुनाव करने की योग्यता भी विभिन्न कारणों से प्रभावित हो जाती है और वह सही तरीके से चुनाव भी नहीं कर पाता, इसलिए वो नैतिक कर्ता के रूप में भी काम नहीं करता। इसलिए रूसो का यह मानना है कि पूरी सोसाइटी के, पूरे समाज के परिवर्तन के लिए पूरा का पूरा उसमें आमूल चूल बदलाव और परिवर्तन करना होगा, तभी व्यक्ति एक नैतिक कर्ता के रूप में स्थापित हो पाएगा और वो समाज भी एक बेहतर समाज के रूप में निर्मित हो पाएगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से वह तीन जो सामाजिक विकास के स्तरों की बात करता है, प्रिमिटिव स्टेज यानी आदिम अवस्था की बात करता है, फिर वो क्वासी सोशल स्टेज की बात करता है और सामाजिक स्थिति जिसमें कि कुछ जो है संस्थाएं एक विकास की अवस्था में होंगी और सरल संबंधों का विकास हुआ होगा, और तीसरा जो है हाईली डेवलप्ड सोसाइटी की बात करता है, हाईली डेवलप्ड यानी पूर्ण विकसित समाज की बात करता है, जिसमें संबंध जो है वह पूर्णतया विकसित हो जाएंगे और जटिल समाज का निर्माण होगा, जिसमें कि डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कार्य का विभाजन होगा, और न सिर्फ कार्य का विभाजन होगा बल्कि संपत्ति और संपत्ति के उसके जो दुष्परिणाम है, जो असमानता और विषमता भी उस समाज में दिखाई देगी जो इस समाज में है। और इस विषमता और असमानता का परिणाम एक भ्रष्ट समाज का निर्माण होगा, जिसमें कि जो व्यक्ति है वह अपने पद और धन और स्थिति के कारण एक दूसरे के साथ संघर्ष की अवस्था में रहेंगे। इसको थोड़ा और बेहतर रूप में समझने के लिए हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूसो कहता है कि व्यक्ति अपने इस प्राकृतिक अवस्था में जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें व्यक्ति प्योर मैन है, जिसको कि हम पीएम कह सकते हैं। प्योर मैन इस प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में
क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जो प्राकृतिक जो उसकी क्षमता और गुण है वो बने हुए हैं, उसके अंदर कोई बदलाव या उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने पहले पिछले लेक्चर में कहा था कि समय की गति और समय का परिवर्तन रोका नहीं जा सकता, और ये परिवर्तन जो है वह अपनी गति से चलता है, और धीरे धीरे इसको कि हम देखते हैं कि रूसो ने अपने उस जो निबंध प्रतियोगिता, जो एकेडमी ऑफ डिजॉन ने जो निबंध प्रतियोगिता कराई थी, उसमें जो रूसो जिस बात को स्थापित करने की बात करता है कि वास्तव में जो डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स जिसका विषय था, उस पे वो ये स्थापित करता है उसके माध्यम से कि कैसे वास्तव में विज्ञान की प्रगति ने, बुद्धि ने, व्यक्ति की जो बुद्धि क्षमता है जिसको कि हम लेकर के मानवीय जो विकास के तमाम हम जो प्रतिमान हमने खड़े किए हैं, वास्तव में वो विकास की असली मापदंड नहीं है, या वास्तविक विकास वो नहीं है। हम आज इस बात को महसूस कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में कि वास्तविक विकास क्या है, और फिर से शायद जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल है, जो हमारा ग्रोथ मॉडल है, हम किस प्रकार के विकास की दिशा में बढ़ें, किस प्रकार का विकास हमें चाहिए, शायद फिर से सोचने की आवश्यकता है। रूसो शायद कुछ उन्हीं प्रश्नों को सोच रहा था, या उस समय समाज में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के संदर्भ में उन प्रश्नों को वो देख रहा था। तो रूसो का यह मानना था कि जिस हम बुद्धि क्षमता या विकास की बात कर रहे हैं, वास्तव में वो विकास नहीं है, और जिस नागरिक समाज में हम कह रहे हैं कि इस नागरिक समाज चूंकि ये विकसित समाज है, क्योंकि हमने इसमें बुद्धि के द्वारा तमाम तकनीकी और तमाम विकास किए हैं, और ये सारे विकास मानवीय सुख सुविधाओं के लिए हैं, तो रूसो कहता है कि नहीं, इस नागरिक समाज में व्यक्ति जो सिविल सोसाइटी, इस सिविल सोसाइटी में इस प्राकृतिक अवस्था से सिविल सोसाइटी तक आते आते व्यक्ति क्या हो जाता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बुद्धि आ जाती है, और इस बुद्धि और तर्क के आधार पर वह अपनी उस प्राकृतिक जो नैतिक गुण हैं, जो इस नैतिकता का ह्रास हो जाता है। हम सामान्य अपनी जीवन व्यवस्था में भी देखेंगे तो ये पाएंगे अपने सामान्य जीवन शैली में भी कि यदि हमने, जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी चीज में तर्क बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज की गणना करने लगते हैं, तो वहां पे अधिकांश स्थितियों में, यदि मैं ये कहूं कि सारे संदर्भों में नहीं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में जो नैतिक या मूल्यपरक अवधारणा है, तर्क के साथ मूल्यपरक अवधारणा का निश्चय तौर पर एक जो है ह्रास दिखाई देता है तर्क के इस्तेमाल के साथ। तो कहीं ना कहीं जो ये इथिकल नेचर था, जो व्यक्ति का मोरल एजेंट था, जो उसकी नैतिकता थी, उस नैतिकता को इस नागरिक समाज में आते आते व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, और व्यक्ति जहां परस्पर इस प्राकृतिक अवस्था में परोपकार के कारण एक ऐसी सामाजिक अवस्था में रह रहा है जिसमें कि परस्पर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से व्यक्ति रह रहा है, इस नागरिक समाज में आकर के व्यक्तियों का समूह तो दिखाई देता है, वो भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में रूसो कहता है कि वो हम उसको समाज नहीं मान सकते। Mere aggregation of likeness is not a society. For the society, there is a need of psychological bond. So this bonding is missing here in the civil society. And what we need at this juncture to revive, to regain that psychological bonding which makes this civil society, which converts this civil society into a kind of a true society. तो रूसो यह कहता है कि यहां पर हमें एक इस नागरिक समाज में वो एक मनोवैज्ञानिक जो परस्पर प्रेम और सद्भाव के जो संबंध हैं, वो इसका नितांत अभाव दिखाई देता है। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही हम फ्लैट में रहते हैं, एक ही तरह की बिल्डिंग्स में रहते हैं, एक ही बाजार में रह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सुख दुख में उस रूप में प्रतिभागी नहीं है। हम सिर्फ औपचारिकताओं में जीवन निर्वहन कर रहे हैं। हम एक दूसरे को फ्लैट्स और बड़े मल्टीनेशनल जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम उनसे और
दूर होते जाते हैं, हमारी आपस में कोई इस तरह की बॉन्डिंग नहीं रह जाती, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, या अपवाद स्वरूप हमारे जो संबंध होते हैं वो अपवाद स्वरूप या अपने स्वार्थ प्रेरित आधार पर होते हैं कि जिनसे हमारा स्वार्थ होता है उनसे ही हमारा संबंध होता है। परोपकार की जगह यहां पर स्वार्थ आ जाता है, और जहां स्वार्थ की बात आ गई वहां धीरे धीरे नैतिकता का ह्रास होने लगता है। और इस स्वार्थ के कारण व्यक्ति क्या हो गया, यहां पर जहां पे समाज का निर्माण हो रहा था, व्यक्ति यहां पर स्व केंद्रित हो जाता है, स्व केंद्रित हो जाता है, जहां पे उसका अपना स्वयं का स्वार्थ जो है वह सर्वोपरि हो जाता है, और इस कारण से वह जो भी पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति इत्यादि के लोभ में वह इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। और इसी को जब रूसो कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स, वह मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा होता है, प्राकृतिक अवस्था के गुणों के साथ पैदा होता है, वह एक कोरे स्लेट की भांति है। जैसे मैंने अभी इसके पहले इस बोर्ड पे कुछ नहीं था और हमने इस पे लिख दिया, तो ये रूसो हमने पढ़ लिया, हम इस पे कुछ और लिखेंगे, हम इस पे गणित के सवाल आएंगे तो हम गणित पढ़ लेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे तो विज्ञान पढ़ लेंगे। सिर्फ मनुष्य भी है, एकदम नैतिक है, एकदम पवित्र है, तो वह स्वतंत्र पैदा हो रहा है, वो उसके पास जो है वह कोई बुराई नहीं है, एकदम पवित्र आत्मा की तरह, इस कोरे स्लेट की तरह, कोरे कागज की तरह। लेकिन धीरे धीरे समाज के विकास और समाज के विकास की धारा के साथ जब समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो वह धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक बुराइयां भी आ जाती हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी माँ को पहचानता है, फिर पिता को पहचानता है, फिर अपने घर परिवार कुटुंब के लोगों को पहचानता है, फिर धीरे धीरे वो समाज के अन्य लोगों को, अपने पास पड़ोस को पहचानना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अच्छा है या बुरा है। हम उसके गुणों के आधार से पहले ही हम उसको एक पूर्वाग्रह धारणा हम स्थापित कर देते हैं, और व्यक्ति या जो बालक है वो उस धारणा के साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम उस पर तमाम पाबंदियां, उनके समाज की जो हमने पूर्वाग्रह हमने बना रखे हैं, जो हमने जंजीरें बना रखी हैं, जाति धर्म भेदभाव, तमाम तरह की विषमताओं की, अमीर है गरीब है, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, हम उसके संबंधों का निरूपण करते हैं। कोई छोटा बालक है, उसके साथ तुम खेलना या मत खेलना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सोसाइटी में व्हाट पोजीशन हिज पेरेंट्स और हिज फैमिली मेंटेन्स। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति के गुणों के आधार पर नहीं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत नैतिक है, लेकिन वह शायद संपन्न नहीं है, या वह कोई ऐसा काम करता है जो कि समाज में आज की स्थिति में बहुत प्रभावशाली नहीं माना जाता, तो हम उसका सम्मान नहीं करते। लेकिन वही कोई एक भ्रष्ट व्यक्ति है, चोर है, तमाम गलत तरीकों से उसने अपना धन अर्जन कर रखा है, पद भी उसने प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित तौर पे समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है वह ज्यादा दिखाई देती है, या कहीं ना कहीं ज्यादा उसकी मांग होती है। तो हमारे संबंध क्या है, हमारे संबंध उस व्यक्ति से नहीं, हम जानते हैं कि वो गलत है या वह नैतिक रूप से सही नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसके साथ संबंध इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि हम उसके पद प्रतिष्ठा या धन के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। व्यक्ति का नैतिक संबंध समाप्त हो जाता है, उसके पदीय स्थिति के अनुरूप उसके संबंधों का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। तो यहां भी जो मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वह जाति धर्म और तमाम इस तरह के बंधनों में जकड़ जाता है, जिसको रूसो कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो जो भी निर्णय लेता है वो इसके आडंबरों में, इन जो कृत्रिम संरचनाएं जो बनी हुई, जो उसके नैतिक पतन का कारण भी हैं, उनके आधार पर वह इसका निर्णय लेता है। तो अब सवाल ये है कि प्राकृतिक अवस्था पवित्र है और अच्छी है, और इस नागरिक समाज में व्यक्ति पीएम से सीएम हो जाता है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला सीएम नहीं है, ये करप्ट मैन हो गया, पीएम से सीएम की तरफ हो गया। इस नागरिक समाज में आकर व्यक्ति जो है वह करप्ट मैन हो जाता है, भ्रष्ट व्यक्ति हो जाता है। तो अब रूसो ये कहता है कि भाई इस नागरिक समाज में
सुधार कैसे होगा? वो सुधार तभी हो पाएगा जब वो प्राकृतिक अवस्था के गुणों के आधार पर, क्योंकि प्राकृतिक गुण जो आत्मलगा और परोपकार के गुण तो उसके अंदर हैं, लेकिन जो देश काल परिस्थिति के रूप जो कमियां आ गई हैं उसको दूर करने का उपाय जो है वो तब होगा, जैसे मैंने अभी इसके पहले कहा कि द एबिलिटी टू चूज मेक्स वन अ मोरल एजेंट। तो यानी जो चुनाव करने की जो क्षमता है वह व्यक्ति को एक नैतिक कर्ता बनाती है, और इस नागरिक समाज में वास्तव में व्यक्ति के पास चुनाव करने की क्षमता नहीं है। तो चुनाव करने की जो योग्यता है वह उसे एक नैतिक कर्ता के रूप में बनाती है। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि रूसो जेनेवा का रहने वाला है, वहां पे लोकतंत्र, यद्यपि कि वो सीमित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन रूसो ये मानता है कि जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वह वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर एक नैतिक समाज के माध्यम से निकलकर आती है। लोगों की इच्छाओं से वो संप्रभुता निकल के आनी चाहिए। वो संप्रभुता का प्रतिबिंब जो है वह लोगों की इच्छाओं में है। तो कहीं ना कहीं संप्रभुता का स्रोत जो है वह व्यक्ति है, और यदि व्यक्ति ने भले सीमित रूप में ही यदि अपने अधिकारों को, अपने जो नैतिक उसके जो गुण है जो उसको चुनाव करने के, यदि उसने किसी और को दे दिया तो वास्तव में वो अपने नैतिक करने के गुण, नैतिक होने के अधिकार को भी दे देता है। इसलिए वो नैतिकता का उसका ह्रास दिखाई देता है। तो ये तब नैतिक होगा जब उसके अंदर चुनाव करने की योग्यता होगी, यानी जब वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा। तो यहां पर जब वो डेमोक्रेटिक मैन होगा तब वह वास्तव में उसके अंदर इस प्राकृतिक अवस्था की अच्छाइयां होंगी, लोकतांत्रिक लेकिन ये लोकतंत्र जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं उस तरह का लोकतंत्र नहीं है, उस तरह के लोकतंत्र की परिकल्पना रूसो नहीं करता है। उसका लोकतंत्र कुछ एक अलग बात कहता है, या उसको समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र यानी जो चुनाव करने की योग्यता, यानी हम अपनी इच्छा के अनुरूप, हम अपने जो हमारी योग्यता और हमारी जो क्षमता है उसके अनुरूप हम अपने आधार पर, जो हम अपनी इच्छाओं के आधार पर निर्णय करें। लेकिन ये इच्छा की भी बात जब हम रूसो की करते हैं तो रूसो कहता है कि वास्तव में ये जो चुनाव भी है यह किस तरह का चुनाव होगा इस पर भी निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर रूसो ये कहता है कि वास्तव में दो तरह की इच्छाएं हैं। एक तो तात्कालिक इच्छा और दूसरी तात्विक इच्छा, एक्चुअल विल एंड रियल विल। जैसे मैंने अभी कहा था कि वास्तव में नागरिक समाज में स्वतंत्र नहीं है, तो रूसो उसका उत्तर देता है कि कैसे स्वतंत्र नहीं है। वो कहता है कि वास्तव में व्यक्ति के पास दो तरह की इच्छाएं हैं। एक तात्कालिक इच्छा जो उसके मनोवेगों के आधार पर है। हमें अभी आज लॉकडाउन की स्थिति है, हमारी तात्कालिक इच्छा हुई कि हम बाजार घूम के आए, अकारण घूम के आए, तो हमारी तात्कालिक इच्छा हो गई। हम ये चाहें कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करें, हम चल के जरा बाजार घूम लें, हम जरा चल के सड़क देख लें, तो ये हमारे तात्कालिक इच्छा हो गई। लेकिन जो हमारी तात्कालिक इच्छा है वह लोक हित में नहीं है, वह समाज के हित में नहीं है। वह जब समाज के हित में भी नहीं है तो वह उस व्यक्ति के स्वयं के हित में, यदि हम बाहर लॉकडाउन में जाते हैं तो हमारे हित में भी नहीं है, वो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए वह तात्कालिक इच्छा जो है वह वास्तव में व्यक्ति के चुनाव करने की योग्यता को गलत दिशा में ले जाती है, या वो गलत दिशा में तात्कालिक इच्छाओं के आवेग में गलत चुनाव करता है, जैसा कि नागरिक समाज में है। और इसी कारण से नागरिक समाज भ्रष्ट है। जब दूसरी जो इच्छा है वो है तात्विक इच्छा, यानी ऐसी इच्छा जो अपनी व्यक्तिगत इच्छा तो है लेकिन उस इच्छा में समाज का हित निहित है।
ये रियल विल है। यानी हमारी इच्छा से समाज का हित प्रभावित ना हो, समाज का हित भी जिसमें सम्मिलित हो, वो वास्तव में रियल विल है, वो वास्तविक इच्छा है। और जब वो हमारी इच्छा से समाज का हित भी जुड़ा होगा, यदि उसका कल्याण भी जुड़ा होगा, तो निश्चित तौर पे समाज में उसका कोई विरोध होने की गुंजाइश नहीं होगी, ये एकदम न्यून होगी। जो तात्कालिक इच्छाओं के आवेग में होंगे वही उसका विरोध कर सकते होंगे। तो वास्तव में जो हम सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं, वो हम अपने मनोवेगों के आधार पे, एक्चुअल विल के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, और वो हमें भ्रष्ट बना रही है, हमें नैतिकता से हम एक भ्रष्ट व्यक्ति की तरफ ले जाती है। लेकिन ये परिवर्तन तब होगा जब डेमोक्रेटिक तब होंगे, जब लोकतांत्रिक तब होंगे, जब हम अपने रियल विल के आधार पे, और यहां पर वास्तव में जब सामान्य इच्छा के आधार पर व्यक्ति, यानी रूसो कहता है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, वह डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो लोकतांत्रिक समाज होगा, वह सामान्य इच्छा के आधार पर होगा। यानी उस समाज में रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं का समुच्चय, सामान्य इच्छा, और ये सामान्य इच्छा बहुमत का शासन न होकर के उसमें रहने वाले सभी लोगों की इच्छाएं, समाज के सभी लोगों की इच्छाएं, और ये समाज के सभी लोगों की कौन सी इच्छाएं हैं? जो वास्तविक इच्छाएं, ये वास्तविक इच्छाओं का योग है। समाज में रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक इच्छाओं का योग है, जो कि सामान्य इच्छा के रूप में दिखाई देगा। और इसी जब ये वास्तविक इच्छाओं का योग है, जो व्यक्ति स्वयं चुनाव करता है, स्वयं उसको चुनता है, जो उसकी इच्छा के रूप होगा, और इस प्रकार की इच्छा जो होगी वो सामान्य इच्छा होगी, जो लोकहित की होगी, लोक कल्याणकारी होगी, तो निश्चित तौर पे वह जो संप्रभुता धारित करेगी वह लोक कल्याणकारी संप्रभुता होगी। वह जब संप्रभुता होगी वह लोकतांत्रिक संप्रभुता होगी, लोक प्रतिनिधि मूलक संप्रभुता की बात करता है। अब यहां पर यह जो R1 R2 है, जो रियल विल है, इसका योग कह रहा है कि वह सामान्य इच्छा होगी। यह तात्कालिक इच्छाओं का योग नहीं होगी, यह एक्चुअल विल A1 A2 नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में लोगों की तात्कालिक इच्छाएं नहीं होंगी, तात्कालिक इच्छाएं भी होंगी। तो यहां रूसो ये कहता है, और यहीं पर जब वो कहता है कि डिसेंटर्स विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, कह रहा है कि ये जो संप्रभुता तभी लेजिटिमेट होगी जब वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन यदि लोग वास्तव में जानते ही नहीं है कि उनके लिए स्वतंत्रता क्या है, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं और कई बार उन्हें हमें बताना पड़ता है, उन्हें बोध नहीं होता कि उनके लिए सही और गलत क्या है। आग को देखकर वो हाथ जला सकते हैं, तो माँ बाप को, पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि ये आग है और इससे आप जल सकते हैं। इसी तरह से रूसो भी इस सामान्य इच्छा को उसके एक संरक्षक के रूप में देखता है, और ये कहता है कि वास्तव में जिन्हें ये बोध नहीं है, जो अपनी अभी भी तात्कालिक इच्छाओं के आवेग में काम कर रहे हैं, वो उन तात्कालिक इच्छाओं में के आवेग में काम करने के कारण वो वास्तव में समाज के नैतिक पतन के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पर सामान्य इच्छा का उत्तरदायित्व होगा, यानी जो राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि वह उनको भी उस मार्ग पर ले चले, उनको भी उस नैतिककर्ता के रूप में बनाए। और यहां पर रूसो, जैसे मैंने पहले अपने शुरुआती लेक्चर में कहा था कि वो हॉब्स का चिंतन भी उसमें दिखाई देता है, और लॉक का हमने भी देख ही लिया कि प्रतिनिधि मूलक संप्रभुता की बात करता है, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। तो जो वह कहता है कि जो स्वतंत्र नहीं है उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। जब वो कहता है स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो और ये सामान्य इच्छा के द्वारा, जो सामान्य इच्छा के आधार पर इनको स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। डिसेंटर्स विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, यानी फिर वो हॉब्स के उस लेवियाथन के करीब आ जाता है जो निरंकुश संप्रभुता की बात करता है। यहां पर जब वो कहता है कि स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी जो समाज में
उस समाज के मूल्यों और मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी इस बात के लिए राज्य के द्वारा बाध्य किया जाएगा और राज्य यहां पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करेगा कि यदि वो नैतिक नहीं है, यदि वो सही करता है, यदि लॉकडाउन में कोई उसका उल्लंघन करता है, कोई किसी के लिए नुकसान पहुंचाता है, कि समाज के लिए नुकसान पहुंचाता है, तो यहां पर राज्य का दायित्व है कि उसको सही दिशा में ले चले। उससे बाद राज्य जब वहां पर अपने बल का प्रयोग करके उसे सही करता है तो यहां पर राज्य की भूमिका सही प्रतीत होती है। तो यहां पर रूसो भी यही कहता है कि जो स्वतंत्र नहीं है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। डिसेंटर्स विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री। और तब जाकर के व्यक्ति एक नैतिक समाज का निर्माण करेगा, वह डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी और वह लोकतांत्रिक समाज में ही व्यक्ति अपनी जब इच्छाओं के अनुरूप काम करेगा तो एक नैतिक कर्ता के रूप में काम करेगा। और इस प्रकार से जो समाज होगा, वह इस प्रकार से जो अनुबंध होगा वह राज्य और सरकार का निर्माण करेगा। तो यहां रूसो भी अनुबंध की बात करता है। वह सोवरेनिटी को लेजिटिमेट तब मानता है, वैधानिक तब मानता है जब वह लोगों के स्रोत से निकले, व्यक्तियों से निकले, और वह तभी हो सकता है जब व्यक्ति डेमोक्रेटिक होगा। लेकिन यह डेमोक्रेटिक व्यक्ति तब होगा जब वह उसकी वास्तविक इच्छाओं के योग का परिणाम होगा, वास्तविक इच्छाओं के आधार पर होगा। और इस प्रकार से रूसो न सिर्फ समाज की विषमता बल्कि आज के समाज की जो भ्रष्ट व्यवस्था है या भ्रष्टाचार है, विषमता है, या जो उसकी कमियां हैं, जो भी कमियां हैं, उन कमियों की ओर भी न सिर्फ अपने काल की कमियों की तरफ इंगित करता है बल्कि उसका जो दर्शन है वो आगे के समय के लिए भी और वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, जिसमें कि वो तमाम उन कमियों का उल्लेख करते हुए उसके सुधार की बात करता है। आज भी उतना ही वो प्रासंगिक दिखाई देता है। तो इस प्रकार से रूसो की जो चिंतन है वह व्यक्ति को नैतिक कर्ता बनाने की भी बात करता है, वह समानता की बात करता है, जैसे हम प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, इक्वालिटी की बात करता है। वह कहता है कि समाज सिर्फ मियर एग्रीगेशन ऑफ लाइकनेस नहीं है बल्कि यह साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग की बात करता है कि लोगों का आपस में परस्पर सद्भाव और प्रेम ही वास्तव में समाज का निर्माण करता है। इसलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें परस्पर प्रेम और सद्भाव होगा, तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे। व्यक्ति का आत्मलगाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके सशक्त परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है, जो उसका प्राकृतिक गुण है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके व्यक्ति का जो अच्छा स्वभाव और उसकी जो गुणात्मकता है, जो उसका जो रचनात्मकता है, वो उसके पास बनी रहेगी और वही समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। इस प्रकार से रूसो इस अनुबंध के माध्यम से, इस सामाजिक अनुबंध के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था की बजाय नागरिक समाज की कमियों को दूर करता है। और वह अपने पूर्ववर्ती दो चिंतकों से इस मामले में अलग है कि वह प्राकृतिक अवस्था की कमियों की बजाय नागरिक समाज की कमियों को दूर करते हुए एक ऐसे अनुबंध की बात करता है जिसमें कि राज्य व्यक्ति को एक नैतिक कर्ता के रूप में वर्णित करता है और उसको एक नैतिक व्यक्ति के रूप में देखता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान देता है और व्यक्ति का जो समाज के साथ व्यक्ति का जो संबंध है यह भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखता है, जिसमें कि वो मानता है कि व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में व्यक्ति और व्यक्ति में समाज दोनों की स्थिति जो है वह महत्वपूर्ण है और यह इसके नैतिक होने का एक बहुत बड़ा आधार है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि रूसो ने किस प्रकार से सामाजिक अनुबंध की बात की। मुझे आशा है कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।